Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your NTSC stage 2. So let us see how many of you have joined through portal. So Shubham has joined, Cheshta and Rishit, Hardik and Abhinav has also joined. Okay, so those who has joined first, that means ki those student who has joined first time in this class. So let me tell you one thing. This NTSC examination is a scholarship-based examinations. Okay, Hardik, I think NTSC examinations के बारे में सब clarify है. Stage 2, how many, what type of questions that comes and इसके किस टाइप की डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या क्या होता है. आई थिंक हार्दिक आपको आइडिया है. Yes, Hardik. Hardik, am I audible to you? And what about Rishit? Rishit? Okay. And Cheshta, am I audible to you? Okay, ठीक है. So देखो, nothing is different. Stage 1, जितना क्वेश्चन स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 वुड ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द सेम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी समवॉट हाई. तो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई होगा, है ना, उतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एनटीएससी एग्जामिनेशंस वैसे भी इसका लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस. सो I already told you it is a scholarship based examinations conducted by the NCERT and comprises of 2 stages. So जल्दी से हम मूव ऑन करेंगे. यू विल बी हैविंग 2 स्टेज. स्टेज 1 विच इज स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, तो स्टेट कंडक्ट कराता है, एंड देन दो स्टूडेंट हु क्वालिफाई द स्टेज 1 विल मूव ऑन टू द स्टेज 2. सो अभी आप स्टेज 2 प्रोग्राम पे हो, है ना, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड स्टेज 1 एंड नाउ यू आर एट second stage which is national. you will be facing national level examinations. तो obviously थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू स्टेज 1, एंड यू विल बी फेसिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेशनल लेवल. तो थ्रू आउट इंडिया में जितने भी सिलेक्शन है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है फ्रॉम ईच स्टेट, यू विल बी फेसिंग दो स्टूडेंट्स, है ना. तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपकी थोड़े एट पार होना चाहिए, जैसे एनटीएससी स्टेज 2 का है उससे भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. ओके, so shall we move on? So let me tell you the marking scheme that you already know. Marking scheme में मैथ के पेपर आएगा, सेट का पेपर आएगा. मैथ में you'll be having 100 क्वेश्चन टू रिस्पॉन्ड एंड you'll be getting 100 मार्क्स. एंड सेट में भी वही है, सोशल स्टडीज, मैथ्स एंड साइंस. ठीक है, 40 20 40 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे. एंड अगेन ये टोटलिटी में 100 मार्क्स का होगा एंड you'll be getting 100 मार्क्स. ठीक है, मार्किंग स्कीम भी आई थिंक क्लियर है. सो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं. सिलेबस 9th एंड 10th का आता है. ओके, सो इसमें भी कोई ज़्यादा इशू है नहीं. ठीक है, सो सेशन 1, दिस इज अ सेशन 1. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस विच केम इन योर एनटीएससी स्टेज 2 एग्जामिनेशंस प्रीवियसली. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो सारे ट्राई करेंगे करने का. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि हम क्या करने जा रहे हैं. सो यू विल बी टुडे I'll be covering stage 2 2020 paper. So 2020 का पेपर हम स्टार्ट करेंगे करना, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस जो उसमें आता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो और टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, मींस एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम करने जा रहे हैं. ओके रिशित, चेष्टा, इज इट क्लियर टू यू? चलो ठीक है. सो जल्दी से हम 2020 का पेपर करेंगे. सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर स्क्रीन. जल्दी से करना स्टार्ट करो. द क्वेश्चन सेज फिगर गिवन बिलो shows the velocity time curve for a moving object. Identify the one which may be realized in practice. In practice या practical, मतलब कौन सा ग्राफ सही हो सकता है भाई इनमें से. ठीक है, देखो कौन सा लग रहा है आपको. ओके, अभिनव इज सेइंग ए, ऋषित इज आल्सो सेइंग ए, फोर्थ. शुभम इज सेइंग फोर्थ. ठीक है, हार्दिक इज आल्सो सेइंग फोर्थ. देखो भाई, रियल टाइम सिनारियो में कौन सा ग्राफ पॉसिबल है वो पूछा है आपको. सो वी ऑलरेडी नो, एक दो चीज तो आपको ग्राफ से पता होना चाहिए. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, है ना. तो और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, दैट वी ऑलरेडी नो. अब रियल टाइम सिचुएशन में आपको देखना है कि कौन सा पॉसिबल है ग्राफ, कौन सा नहीं है. सो जल्दी से देखो. सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर्स एंड मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग फॉर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है,
सो देख लेते हैं, लेट अस सी डी सही है कि नहीं भाई. Okay, visualizing the first graph, what we are seeing, what you can see is at at any particular time you'll be having two velocities or multiple velocities. देखो एक टाइम पे बहुत सारे velocities हो सकता है क्या, whether this graph is possible or not. Yes चिष्टा, एक टाइम पे आपके पास बहुत सारे velocities हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके ठीक है. अगेन ग्राफ ये वाला देखो, इस टाइम पे नेगेटिव वेलोसिटी एंड देन अगेन पॉजिटिव वेलोसिटी एंड अगेन पॉजिटिव वेलोसिटी, क्या ये भी पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो कि ये वाला ग्राफ और फर्स्ट एंड थर्ड तो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता. देन रिमेनिंग ग्राफ लाइक सेकंड एंड फोर्थ, जल्दी से देख लेते हैं. सेकंड का देखो, एट सेम टाइम अगेन एट द सेम टाइम you'll be having lot of different velocities. ये भी सेम फंडे से आप कर सकते हो कि सेम टाइम पे बहुत सारी velocities पॉसिबल नहीं है. अगेन यहां पे एक्सेलरेशन, बिकॉज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो यहां का एक्सेलरेशन कितना होगा इस पोर्शन का? यस यस ऋषित, इनफाइनाइट. शुभम इज सेइंग इनफाइनाइट. यस वेरी गुड. इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. किसी भी बॉडी का इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होने का मतलब होता है कि उस पर इनफाइनाइट फोर्स लगना चाहिए, बिकॉज द मास कैनॉट बी जीरो, है ना. तो मास का कैनॉट बी जीरो. अगर मास की वैल्यू भी हो गई, मास टाइम मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट फोर्स कभी लग ही नहीं सकता, है ना, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Okay, so you'll be faced with only fourth option, तो आपका सिर्फ fourth option correct होगा. I hope this thing is clear to everyone. Yes, Chishta. Shall we move on to the next question? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Okay, so देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है two ball A and B are released towards W from point X and point Z respectively on perfectly smooth track as shown in the figure. The ball moving along the track without losing the contact. मतलब दो बॉल है, A, X and Z से थ्रो किया गया है and it comes like this and W पे उसकी velocities का रेशियो पूछा है VA and VB का. ठीक है, so we already know कि ये अगर लूज नहीं करता, कॉन्टैक्ट लूज नहीं करता किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपका एनर्जी का लॉस सिर्फ अदर फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और एट द सेम टाइम फ्रिक्शनल एनर्जी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज दिस ट्रैक इज परफेक्टली स्मूथ, ऑलरेडी गिवन है आपका. सो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट देयर. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग, आपका आंसर आ गया है, शुभम का आंसर आ गया है 1, यू सेइंग हार्दिक का आंसर आ गया है 4th एज वेल एज अभी शेख का भी आंसर 1 आ गया है. ठीक है, देख लेते हैं भाई, लेट अस सी. ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, विजुलाइज करना है. यहां पे बॉल है, बॉल ए है ना, और दूसरी बॉल कहां पे है, यहां पे बॉल बी. ओके, अब ये हाइट डिफरेंस देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का हाइट डिफरेंस कितना है. ठीक है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट का हाइट डिफरेंस कितना है, बताओ कितना है. यस, ये हाइट डिफरेंस कितना है, ये वाला. ओके, ये वाला हाइट डिफरेंस बताओ. दिस साइज डिफरेंस, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, यहां पे आ जाएगा. तो ये हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी बताओ. इट्स 45 माइनस 27, कितना आ रहा है, 18, है ना. और इसका हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, बॉल बी का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का कितना आ रहा है, 35 माइनस 27, इट कम्स आउट टू बी 8. तो इसका मतलब कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो ये जितना हाइट से गिर रहा है, फाइनली ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, तो कितने हाइट से गिर रहा है, 18 मीटर से, है ना. तो इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कि विच पाथ इट इज टेकिंग, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, है ना. तो कितना लॉस हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियली फर्स्ट बॉल की बात करें हम, ये फर्स्ट बॉल ए बॉल की बात करें,
तो इट वाज एट सर्टेन डिस्टेंस एंड लेट की इसका मास m है, ठीक है, क्योंकि मास भी गिवन नहीं है. सो लेट की ओके 2 balls आर रिलीज टुवर्ड्स डैश, ठीक है. So m into g into mass of A, m into g into h, height of A must be equal to half m v square. I hope this question, this equation is clear to everyone. कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो यहां पे है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे जब ये यहां नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी में. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बॉल ए. अब देखो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा. what you'll be getting velocity at a point, velocity of A at point W would be equivalent to root 2g ha. तो va कितना होगा, रूट 2g ha कितना है, हाइट डिफरेंस 18 मीटर, तो इट वुड बी इक्वल टू 18 मीटर. सेम केस b का देखो, b का क्या है, b का हाइट डिफरेंस कितना है, इतना, तो इसका भी सेम ही होगा. वेलोसिटी ऑफ b कितना आएगा, रूट 2g, हाइट डिफरेंस इज 8. ठीक है, तो आपको इन दोनों का रेशियो पूछा है va डिवाइडेड बाय vb. सो इट कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है, रूट ऑफ ओके रूट 2g कैंसिल हो जाएगा. सो you'll be getting 18 by 8 which is comes out to be 9 by 4 which comes out to be 3 by 2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा इसमें, वी आर गेटिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो जैसे भी हम एनर्जी का लॉस करते हैं, ऊपर से जैसे नीचे आता है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो हमेशा याद रखना हाई डिफरेंस लेना. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, विच एवर पाथ इट में टेक, वो नीचे से ऐसे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है. फिर फाइनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का हाइट डिफरेंस लेना है आपको. तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो इतना ही हुआ होगा, वही कन्वर्ट होगा ना काइनेटिक एनर्जी में. ओके, सो शुभम क्लियर. और व्हाट अबाउट अभिषेक, बाकी को आ रहा है, एंड चेष्टा, ठीक है. ओके, सो इसमें आपने क्या डिफरेंस, क्या गलती करी होगी, ठीक है. आपने हाइट डिफरेंस तो पहली बात लिया नहीं होगा, है ना. आपने शायद हो सकता है कि ये एज्यूम कर लिया कि ये ऊपर है और ये नीचे है, और क्या कहते हैं इसका वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी से ज्यादा तो होगी ही, बट आपका हाइट डिफरेंस आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा. फॉरगेट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. आप सीधा इक्वेशन भी लगा सकते हो ना. वी ऑलरेडी नो कि कोई भी बॉल h हाइट से नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा, रूट 2gh होता है ना. तो ये h हाइट से ही तो गिर रहा है. इस बॉल का गिरने का हाइट क्या है, कितने हाइट पे आके गिर रहा है ये बॉल, दिस इज इट. ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये गिर रहा है इतना, ठीक है. सो दिस इज ha विच इज नथिंग बट 18 मीटर, है ना. तो इसका वेलोसिटी आसानी से निकालो, सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हो फॉर्मूला, विच इज रूट 2gha. ओके, इसका भी सेम ही लगा सकते हो, रूट 2gha. इसका गिरने का हाइट डिफरेंस कितना है, कितना नीचे गिरेगा, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में ट्रिकी लग रहे हैं, बहुत इजी होते हैं. ओके, सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक चलो ये क्वेश्चन करो. A marble P of mass m lies at rest on the edge of a perfectly horizontal surface of a table of height h. एक मार्बल है जिसका मास m है, h हाइट पे है, ठीक है, और ये स्मूथ है. ये मार्बल स्मूथ है, कितने स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से. ओके, सेकेंड आइडेंटिकल मार्बल, एक और आइडेंटिकल मार्बल यहां पे है, ठीक है, q हैविंग सेम मास मूविंग एट अ स्पीड, ओके, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ u. तो ये वाला मार्बल जो p है वो आसानी से रेस्ट में है, और पीछे वाला मार्बल u स्पीड से आ रहा है अगेंस्ट स्मूथ ट्रैक पे, परफेक्टली स्मूथ, एंड इसको हिट करता है परफेक्टली इलास्टिकली इस वाले को. सो व्हाट विल हैपन, द स्पीड अक्वायर्ड बाय p आफ्टर द कोलिजन इज. तो बताओ इसका स्पीड क्या होगा, यस बताओ. In an elastic collision, momentum is all as well as moment kinetic energy is conserved. That we already know. कोई भी elastic collision में क्या होता है, लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस नहीं होता. जितना काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का पहले था उतना ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होता है, एंड मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है. एट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन यू कैन ऑलवेज कंजर्व मोमेंटम बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसमें एक्सटर्नल फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रहा है. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर.
सो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। दैट मीन्स कि ये वाला बॉल यू स्पीड से आ रहा था, इसको हिट करेगा। तो जल्दी से इसको विजुलाइज कर लो, अलग से विजुलाइज करेंगे तो क्या होगा। सपोज ये एक आइडेंटिकल बॉल है ना, ये इसको हिट करेगा। ये कितने की स्पीड से आ रहा था, यू स्पीड से। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। आफ्टर कोलिशन क्या होगा वो पूछा है। ये क्यू बॉल है और ये पी बॉल है। अगेन ये क्यू बॉल एंड देन अगेन ये पी बॉल। तो इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी। यस शुभम, यू आर सेइंग फोर्थ 2u डबल हो जाएगी क्या। शुभम सेइंग डबल हो जाएगी सर। देखो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए कि व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो सारे, एंड व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। एंड अगेन अभिनव इज सेइंग सेकंड। ठीक है देखते हैं। इतना आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, अब आपको इसकी वेलोसिटीज पता करनी है भाई, क्या होगा। बताओ क्या होगा। आप एक काम तो कर सकते हो ना, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन इज आल्सो नॉट देयर, सो मोमेंटम कैन इजीली बी कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या लिख सकते हो आप, अगर मान लो इसका मास स्मॉल m है, इसका मास स्मॉल m है, इसका भी मास स्मॉल m है ना, तो मोमेंटम तो आसानी से कंजर्व कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी 0 है। लेट इसकी वाली वेलोसिटी लेट इट बी v1 एंड लेट इट बी v2। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी लेट इट बी v1 एंड q की p की वेलोसिटी लेट इट बी v2। तो मोमेंटम तो आसानी से कंजर्व कर सकते हो ना, mu प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू, बाद का मोमेंटम कितना होगा, mv1 प्लस mv2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो आपको ये आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चंस है ये। और इसके 2-4 वो भी याद रखने हैं आपके, मतलब पॉसिबिलिटीज कि हिट करने पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वो सारी चीजें हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। ओके चेष्टा का आ रहा है आंसर थर्ड यू। ठीक है लेट अस सी। सो एम यू मस्ट बी इक्वल टू, एम कॉमन ले लो, v1 प्लस v2। एम से एम कैंसिल, व्हाट यू विल बी गेटिंग, u मस्ट बी इक्वल टू v1 प्लस v2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया ना, एक साइड में लिख लेते हैं फिर हम, u मस्ट बी इक्वल टू v1 प्लस v2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो लेट की इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी लेट इट बी v2 हो गई, तो मोमेंटम कंजर्व तो आसानी से कर सकते हो। एक और टर्म आता है आपका, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो क्या होता है, e, which is velocity of separation divided by velocity of approach। velocity of separation, ये सपोज v2 की वेलोसिटी v1 से ज्यादा होगी तभी तो सेपरेशन होगा, तो व्हाट यू कैन सी दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तभी इसको अप्रोच कर सकता है, तो u माइनस 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस शुभम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट एक वैल्यू है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग एज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। एंड माइंड यू E की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है, जहां पे एनर्जी का लॉस कुछ नहीं है, जितना पहले एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कर दो, उतना ही बाद में होगा काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो, है ना, एंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। एंड देन सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसमें लॉस हो जाता है भाई, परफेक्टली। इस एक चीज बताओ, जब E इक्वल टू 0 होगा तो नीचे वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, नहीं ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू v2 नहीं आएगा। टेल मी, जब ये वाला टर्म है, जब E इज इक्वल टू 0 है तो। यस अभिनव, यस अभिषेक, शुभम, जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डोंट यू थिंक दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, जहां पे ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो इसका मतलब ये दोनों चिपक गए एक दूसरे से, है ना, तो ये एक दूसरे से चिपक गए होंगे। ठीक है, बट यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू आपको यहां पे 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए आप E की वैल्यू 1 लेंगे।
ठीक है, सो जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ये, तो यूल बी गेटिंग 1, सो u मस्ट बी इक्वल टू u2 माइनस u1, ओके v2 माइनस v1। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करो, v1 v2 निकालो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। बताओ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, नाउ टेल मी। ऋषभ का आ गया 0 एंड u, इसका मतलब और किसी का नहीं आया, ओके ऋषित का आ गया 0 एंड u, अभिषेक का भी आ गया u 0 एंड u, यस। इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है एंड इसकी वेलोसिटी v2 कितनी आ रही है, u के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटीज हैज इंटरचेंज, जो इसकी वेलोसिटी है इसमें इम्पार्ट हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी इसमें इम्पार्ट हो गई है ना, तो ये रेस्ट में था, तो ये अब u की स्पीड से मूव करने लग जाएगा p, और ये q वाला u की स्पीड से जा रहा था, वो रेस्ट में आ जाएगा। तो यू रिमेंबर वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि इफ इट इज आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, इफ इट इज आइडेंटिकल बॉल, तो दैट मीन्स देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये चीज आपको याद रखना है। Okay, I hope this question is clear to you everyone, and how you'll be approaching when it is perfectly inelastic collision. When it is perfectly inelastic collision, so both the masses would acquire the same velocities and they will merge they may merge or they may move with the same velocity after collision. I hope this thing is clear to everyone. Yes, Shubham. Okay. चेष्टा ये क्लियर है? ओके चलो ठीक है। सो याद रखना, इससे बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। कई बार आपसे पूछे गए कि ये अब नीचे जाने के बाद भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी हिट करने की, तो वो भी आसानी से निकाल सकते हो। इसकी जो ये वर्टिकल वेलोसिटी वुड रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वुड रिमेन सेम विच इज अगेन u, एंड इट हैज फॉलन फ्रॉम द हाइट ऑफ h, तो इट वुड ऑल्सो हैव अ वर्टिकल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, √2gh होगी, बोलो। Don't you think its vertical component of the velocity would be √2gh and horizontal component would be u. So finally it would move with the velocity, let it be v, which is nothing but √2gh का whole square plus u square. ये भी निकाल सकते हो, tell me. So v comes out to be 2gh plus u square. So this is the velocity with which this p ball will hit the ground. I hope this thing is also clear. So if the questions comes like this, you would be able to solve it. So shall we move on to the next question? So the next question will come to your screens. आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रिमेंबर करना है बच्चे, है ना, एंड हाउ यू विल बी एबल टू एक्सेलेट, यू कैन इजिली एक्सेलेट थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे दैट वुड बी वेरी मच गुड फॉर यू एंड इट वुड बी हैंडी फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो द मोर क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस, जितना हो सके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इस टाइप के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सब ट्राई करो। यस, बताओ। A block floats with its fraction any inside water when immersed in a beaker, ठीक है, containing water and kept on the earth. The beaker along with the block is shifted to the surface of the moon. अब एक beaker था, उसमें कुछ रखा हुआ है, एक block को रखा था आपने, है ना, just like this. तो inside कुछ V inside portion already आपको given है, percentage of volume inside is already given to you, कि कितना अंदर था वो पानी के अंदर। टोटल वॉल्यूम लेट की इस ब्लॉक का v है ना, टोटल वॉल्यूम v है, v में से कुछ अंदर पानी में है, ये अर्थ पे है, दिस सिचुएशन इज ऑन अर्थ, ठीक है। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, इट्स मास मस्ट बी बैलेंसिंग इट्स बॉइंट फोर्स, और यू कैन से द बॉइंट फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग इट्स मास, डोंट यू थिंक? नाउ दिस एंटायर सेटअप हैज बीन टेकन टू द मून, सो व्हाट विल बी द सिचुएशन नाउ? The situation would be like this. Again, this block would be floating, and let V inside dash is the volume which is immersed
on moon. Okay, now again weight of this block on moon would be mg by 6 because the acceleration due to gravity on moon is 1/6. This would be the balance, this would be balanced by the buoyant force, let it be f dash. Okay, so now this is the setup which I have been given to you, and the question says eta m is the fraction of the block which is immersed in the water when it is, okay, when it is at moon. The following relation is correct. कौन सा relation correct होगा जल्दी बताओ. Hardik is saying first, Abhishek is saying A, but you have some doubt in it. Hardik Brujaria is saying 1 first. So I think most of you are not able to solve these type of questions because you haven't practiced all these questions. You haven't practiced the previous year questions paper. That you need to know. Okay, so देखो जल्दी बताओ. इतना तो सेटअप ऑलरेडी आपको सब चीज बता दी गई है कि भाई ये इसका वेट है वही बॉइंट फोर्स बैलेंस करता है ना. इसका वेट है वही बॉइंट फोर्स बैलेंस करेगा. मून पे भी वही होगा, सेम चीज विल हैपन ऑन मून. देखता हूं मैं और किसी का अलग आंसर आया हो. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए. Chishta, you have also got your answer and you are saying A is the correct answer. Okay. So देखो, what happens when it is on Earth? Fractional of volume inside this eta E क्या होगा? This is the fraction of volume inside. So V inside divided by V. This is the fraction of volume inside. Don't you think? And what about eta M? Moon पे कितना होगा? Fraction of volume inside V inside dash divided by V total volume. So I hope this two expressions are clear to everyone. Yes, Shishta. Yes, sir. Eta E and eta M. So these are the fraction of volume inside. This is the fraction of volume inside on moon. Okay, so these things, and then you have to find out the value of V inside and V in. So jaldi se at its balancing condition, this buoyant force must be balancing the weight on Earth. So what would be the buoyant force on Earth? Buoyant force must be balancing its weight, and the buoyant force is equivalent to rho Vg. Let the density of water be rho. So it would be equivalent to rho V inside into G. Don't you think this would be the expression? इतना ही होता है. buoyant force किस पे डिपेंड करता है? इमर्स्ड वॉल्यूम पे, कि कितना पोर्शन पानी के अंदर है भाई, उस पर डिपेंड करता है ना. तो buoyant force would be equivalent to rho V inside into G. ओके, सो G से G कैंसिल. ओके, सो लेट इसको ऐसे ही रहने दो. चलो सेकंड एक्सप्रेशन हम मून पे ले जाते हैं. कर सकते हो वैसे तो. G से G कैंसिल, तो V inside कितना हो रहा है? M upon rho. एंड व्हाट अबाउट हेयर? इसका बताओ कितना होगा, बताओ. Again इसका the buoyant force must be balancing its weight over moon. mg by 6 होगा. So what would be the buoyant force? Rho v inside dash into g by 6, क्योंकि acceleration due to gravity on moon is also 6. So this must be equal to mg by 6. Don't you think? Yes, Hardik. ये क्लियर है एक्सप्रेशन? ये मून पे इतना पानी भाई पानी के अंदर है, इतना पानी के अंदर है. वी इनसाइड डैश है ना. तो ये buoyant force जो नया buoyant force है उसी पे डिपेंड करेगा. एंड जी इज ऑल्सो G by 6. So G by 6 cancel. Again V inside dash you are getting as m by rho. Don't you think these two values are equal? Tell me. So can you tell me the answer now? So what would be the new answer now? Is it correct? First one. Okay, now Shubham is saying now sir. Okay, C होगा option. ठीक है. Okay, ठीक है. हार्दिक का भी आ गया C. अभिषेक का भी C आ गया. ऋषित का भी अब नाउ C आ गया. ठीक है, तो आपने देखा कहाँ आपने गलती करी है. ठीक है, सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए एट इट्स बैलेंसिंग कंडीशन. और एक चीज़ और, अगर ये ब्लॉक इफ इट इज होली इमर्स इनसाइड इट, सो उस केस में बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फ्लोट किया है.
है ना, वेट से ज्यादा बॉइंट फोर्स होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स जैसे ही अंदर डालोगे तो बॉइंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन दिस एंटायर वॉल्यूम, क्योंकि सारा वॉल्यूम नीचे चला गया तो बॉइंट फोर्स और बढ़ गया ऑटोमेटिकली, बॉइंट फोर्स वेट से ज्यादा है तो इसलिए फ्लोट करता है ऊपर, ठीक है। एंड दिस बॉइंट फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सो दिस मस्ट बी बैलेंसिंग इट्स वेट, beat on earth, beat on moon. I hope this question is clear to everyone. Shall we move on to the next question? Yes. चलो next question करो. Weight of an object on the planet is 0.25 times of its weight on earth. इतने टाइम्स है एक प्लैनेट पे, वेट कितना है 0.25 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. अ पेंडुलम क्लॉक दैट टिक्स एवरी सेकेंड, मतलब आपको देर का टाइम पीरियड, ठीक है, पेंडुलम का 1 सेकेंड है ऑन अर्थ, इज टेकन टू द प्लैनेट, उस प्लैनेट पे ले गए हम, ऑन दैट प्लैनेट द क्लॉक वुड टिक वंस इन एवरी, बताओ टाइम पीरियड उस प्लैनेट पे क्या होगा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज ऑलरेडी गिवन टू यू विच इज 1 सेकेंड. So what would be the time period on that particular planet that you need to find out? I hope this question is clear to everyone. अर्थ पे भाई 1 सेकेंड है, सो उस प्लैनेट पे क्या होगा. आगे चलो, ये तो आ गया, जल्दी से आ गया सबका आंसर. शुभम इज सेइंग सेकेंड, ओके, चेष्टा इज ऑल्सो सेइंग सेकेंड, एंड व्हाट अबाउट ऋषित? करो, सॉल्व करो. You know the expressions of time period of a simple pendulum, which is nothing but 2 pi root of L by G. So that we already know. And you have taken this simple pendulum to that particular planet, where the weight is 1/4 of its weight on Earth. So that means weight on this planet must be equal to 1/4, which is 2.5 m into g. So this is nothing but 1/4 of mg. So weight on that particular planet is 1/4 of the weight on Earth. So let on that particular planet the acceleration due to gravity is gp. ठीक है, तो मास तो वही सेम रहेगा, तो m से m कैंसिल करेंगे तो what will be getting? Acceleration due to gravity on that planet must be equal to g/4. इतना ही होगा, है ना. अब उस प्लैनेट पे टाइम पीरियड कितना होगा? √2 पाई L बाय GP, यही होगा. सो इट वुड बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय G इज नथिंग बट G/4, तो 4 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. आई थिंक सबका आ गया आंसर. ठीक है, अभिषेक का भी आ गया. ठीक है, सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताओ चेष्टा. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन. देखो, a ball is thrown vertically upward at a speed of u. This is also one such question where you have to visualize the potential energy as well as kinetic energy, how the potential and kinetic energy changes while the ball goes up or while it comes down with the speed of u and returns back to the thrower. एक ball throw किया, you are throwing the ball in the upward direction, again it comes back to you and you are catching it. And there are two instances at which the ball has equal kinetic and potential energies. मतलब suppose if a thrower throws a ball with certain speed u, it goes to its maximum height and again it will come fall down. So at any particular instance, can you tell me at what particular instance its potential energy would be 0? बताओ कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है? Obviously when it is at base and its kinetic energy is maximum at its base only, है ना. तो at base its potential energy is 0 and kinetic energy is half m u square. Okay, because u velocity has already have been given to you,
है ना. So this is its total energy, and this is also called its mechanical energies, because mechanical energy of the system is equal to potential plus kinetic. So it comes out to be half m u square. So this is the total energy possessed by a body while it is moving up. So if it is going to the topmost point, at its topmost point the potential energy is m into g into h. Don't you think this kinetic energy have been converted into potential energy? So this potential must be equal to kinetic energy, है ना? And here the kinetic energy would be equivalent to 0. So mechanical energy is potential plus kinetic. Again, it would be equivalent to m into g into h, and these two expressions are equal, है ना? So at what instance its potential and kinetic energy is equal? At these two instants their potential and kinetic energies are not equal. So कोई एक ऐसा point आएगा जहां potential और kinetic energy equal हो जाएगा, है ना? तो उसी का difference पता करना है आपको. तो एक तो ऊपर जाते समय suppose in between ही ये point आ सकता है, क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल जब ऊपर से नीचे आता है पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल में. तो दोनों कब इक्वल होगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कहीं मिड इन जर्नी में, at that point this potential is equal to kinetic, don't you think? एक इस पॉइंट पे कहीं आएगा while it is going up और coming down, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पोटेंशियल और दोनों काइनेटिक इक्वल होंगे. इस पॉइंट पे तो नहीं है पोटेंशियल काइनेटिक इक्वल, इस पॉइंट पे भी नहीं है ना? सो अभिषेक का आंसर आ गया. वैसे तो ए आ रहा है, यू आर सेइंग ए. थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो, आई थिंक आपने थोड़ा सा गड़बड़ की है. सब कुछ आपको बता दिया है, सिर्फ स्लेट की इस पॉइंट पे है. तो एक तो ये ऊपर जाते समय लेट एट टाइम t1 it reaches a point where it have certain velocity, and while coming down also at the same height it would have same speed, है ना? So let it be v, कि ये v स्पीड से सेम हाइट पे था. उस पॉइंट पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना? द काइनेटिक एनर्जी कितना था? द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर. तो डोंट यू थिंक यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब ये इस पॉइंट पे रीच कर गया है, तो ये ऊपर जाते समय और आते समय का टाइम कितना निकालना पड़ेगा? उस टाइम का आसानी से टाइम निकाल सकते हो. ये जाते समय का टाइम है और वापस जाना और प्लस वापस आना, तो ये टोटल टाइम लेट इट बी t2. इस t2 माइनस t1 का रेशियो डिफरेंस पता करना है आपको, ठीक है? तो यही क्वेश्चन है आपका. अब बताओ, पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों इक्वल हो गए हैं, है ना? पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों इक्वल हो गए हैं. टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है. तो टोटल एनर्जी का हाफ हाफ होना चाहिए क्योंकि दोनों को इक्वल करना है. बोलो, टोटल एनर्जी इतनी थी ना? टोटल एनर्जी इतनी थी. इस एनर्जी का हाफ हाफ करोगे तभी तो दोनों पे होगा यहां, क्योंकि यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर होता है. टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए थी. अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये दोनों हाफ हाफ नहीं होगा, हाफ m u स्क्वायर का हाफ. डोंट यू थिंक? ओके, अब ऋषित का आंसर आ गया है थर्ड. ही सिंग थर्ड. सो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि टोटल एनर्जी इतनी थी. इस पॉइंट पे दोनों को इक्वल करने के लिए जो टोटल एनर्जी है उसमें से हाफ होना चाहिए पोटेंशियल काइनेटिक दोनों का. तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे? हाफ m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल सकते हो, ये अंदर जाएगा तो u बाय रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तब ये वैल्यू आएगी. तो इसकी एक्चुअल में इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो v है वो कितना होना चाहिए? u बाय रूट 2. ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है. ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स लगने चाहिए. ठीक है, सो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u बाय रूट 2 है. ये किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? सर मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए. ठीक है, देखो, at its base its kinetic energy half m u square. This is the maximum energy that a body has because its potential energy is 0,
है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल इतनी ही होगी, इतना तो क्लियर है। यस सर। सर वो U by root 2 कैसे आ गया? देखो इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को दोनों को इक्वल करना है, टोटल एनर्जी कितना है, इतना है, इसका हाफ होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो दिस प्लस दिस मिला के ये आ जाएगा, है ना। तो एनर्जी यही होनी चाहिए ना, हाफ एम यू स्क्वायर का हाफ होना चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। इतनी काइनेटिक एनर्जी होने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, हाफ एम, डोंट यू थिंक यू बाय रूट 2 होना चाहिए, तब ये वैल्यू आएगी। समझ गए सर। यस सर। आ गया, तो बस अब तो फिर यही है, अब तो बस इतना आ गया तो आसानी से दो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लो कि ओके। सेकंड अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस बनाएंगे जल्दी से, इतना क्लियर है सबको। अब देखो, अब t1 is a time to reach this particular point and this v comes out to be root कितना आ रहा था, u by root 2 and this is also u by root 2. So at the same height the velocity, the speed will remain always constant. ये चीज सबको पता है, at the same height the speed remains constant. तो t1 कितना आएगा, we already know v equal to u plus at, यही एक्सप्रेशन होता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी जानी है इसको, u by root 2 आनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u minus g into t1. I hope this expression is clear. This is the first expression that you are getting. So जल्दी से t1 निकाल दो, इससे कितना आ रहा है, ये उधर जाएगा तो u minus u by root 2 divided by g, ये आ रहा है एक्सप्रेशन फर्स्ट, बताओ। t2 कितना आएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आना, इसी टाइम को t2 कहते हैं, तभी इसकी वेलोसिटी u by root 2 होगी, है ना, u by root 2. सो दिस t2 भी आसानी से निकाल सकते हो, जब ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा u by root 2. अगेन v equal to u plus at, will be putting this in this particular equation, this first equation of motion. Final velocity is in negative direction, so that's why it is u by root 2 is equal to u plus, अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, माइनस जी टी, अगेन इसमें भी वही पुट करेंगे सेम, माइनस जी इंटू टी टू। सो टी टू कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है, टी टू कम्स आउट टू बी, ये उधर जा रहा है, तो यू विल बी गेटिंग यू प्लस यू बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय जी, दिस यू आर गेटिंग। सो दिस इज योर सेकेंड एक्सप्रेशन। सो सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। t2 माइनस t1 का डिफरेंस पता करना है, कितना आएगा बताओ। ऋषित का तो आ गया भाई आंसर, अब बताओ कितना आएगा, t2 माइनस t1, यही डिफरेंस पता करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, बट इट्स क्वाइट सिंपलर। ऐसा लग रहा है आपको बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट। टेल मी। यस, t2 माइनस t1 कितना आएगा, अब सॉल्व कर लो ना इसको। अभिषेक का भी आ गया, तो सी, शुभम सिंह, ठीक है। सो t2 माइनस t1 कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग दिस, आई थिंक सी आ गया आपका, दैट इज थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना। इट लीड्स सम एक्सप्लेनेशन बिकॉज you need to find out the velocity at which their potential as well as kinetic energy would be equal. वही एक मेन एक्सप्रेशन है, बाकी तो सिंपल है। ये आपको इक्वेशन फॉर्म करना ऑलरेडी आता है, ये वाला इक्वेशन जल्दी से देखना, है ना, क्योंकि आप ये तो फॉर्म कर लोगे, आई होप कि ये तो फॉर्म कर लेते हो। ये इसके लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज द t2 टाइम व्हेन इज दैट टाइम एट विच इट इज कमिंग downward. So the final velocity would be negative, not positive, and rest everything would be same. Okay, चलो ठीक है, सबका आ गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन करो। A potential energy stored in a spring when compressed by a length x is half kx square, that we already know. स्प्रिंग को x से कंप्रेस करो एंड यू विल गेट अप एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर।
and the force required to compress it is kx. At the same time, this is the restoring force that will act that would be there in spring, and k is the spring constant of a spring. ठीक है, तो एक spring है, if you will take a spring like this and compress करो to a distance of x, so the half k x square is the potential energy stored in it, and the restoring force जिससे वो आपको push करेगा, that restoring force is equal to kx, that we already know. Again आगे देखो क्या पूछा है. Spring is placed on the horizontal on the floor upright, ऐसे रखा है भाई आपने spring, ठीक है, and a stone of mass 10 kg falls on the hit the spring with a speed of कितने की स्पीड से हिट कर रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, it is hitting the spring with the speed of vertical speed of 10 meter per second. The spring of compresses, कितना compress हो रहा है, it will compress like this and finally it will come to this point from its initial position. This compression is given to you, which is 5 centimeter. Assuming that there is no loss of energy, what is the value of k? You need to find out the value of k. K कितना होगा भाई? Also, the acceleration due to gravity is also given to you. G is given to you, which is 10 meter per second square. So tell me the answer. I hope question is clear to everyone. Rishit कहाँ गया? Okay. Rishit, without solving, you are getting the answer. What happened? आता है क्या, कर रखा है? Yes, Rishit. अच्छा, क्या हुआ है? ठीक है. शुभम का भी थर्ड आ रहा है, ठीक है. आई थिंक ये पेपर अगर आपने किया होगा, बट फिर भी यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर्स. पहले आपने 2-3 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए, 1-2 के. सो देखो, क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. बस अब करना क्या है, आपको एक्सप्रेशंस में डालना है और वैल्यू पुट करनी है. ओके, सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाकियों का आंसर आया, नहीं आया, चेष्टा, ठीक है, करो 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 करो. So I'll give you half minute more. Half minute, that is more than sufficient to solve this particular question. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. So इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड ये नीचे चला गया ना इतना, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. सो दैट मीन्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे दिस वुड हैव इफ इट इज कंप्रेस्ड a distance of x which is already given to you, which is 5 centimeter. So if it is compressed to a distance x centimeter, so this potential energy which is there at this point plus its kinetic energy, this has to be converted into the elastic potential energy of the spring. So जब ये नीचे आ जाएगा, ये सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. बस वही पुट कर देना है, सिंपल. So form the equation. At its highest point, it is falling to a distance of x. So that means potential energy का loss कितना होगा, m into g into h. So which is m into g into h. कितना height fall करना है, x, which is already given to you. Plus at the same time it is having some kinetic energy which is half m v square. V is also given to you, which is 10 meter per second. This must be equal to half kx square. Don't you think this is the expression that you must get? And you have to solve this question. Now you have been given the mass, acceleration is also given, x is also given, which is 5 centimeter. You have to convert it into meter. 5 into 10 raised to power minus 2 meter. So this you must get. Put the value and find the value of k. Close to कितना आएगा, कितना close to आएगा k की value. ओके ठीक है, चेष्टा का भी आ गया. मास 10 ले लो, g 10 है, 5 इंटू 10 इस माइनस 2 है ना, प्लस हाफ m, मास कितना है 10,
वेलोसिटी कितनी है 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है बस, है ना। के की वैल्यू आ जाएगी, यू विल बी गेटिंग के की वैल्यू एज 40 इंटू 10⁻⁴ के लगभग आ रहा होगा, विच इज नथिंग बट 4 इंटू 10⁻⁵, है ना। सो दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग एंड थर्ड वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. I hope this question is clear to everyone. Abhishek, is it clear to you? ठीक है, so we'll be moving to the next question now. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. A girl drops a ball from height h which is 20 meter. ठीक है, it strikes the ground elastically and return to her hand. मतलब कि ball drop किया है just like this and it falls and it collides with the ground elastically. That means the rebounding velocity the rebounding speed would also be same. Again it will come to the same point. तो अब क्या होगा, गर्ल ऐसे गया, छोड़ा बॉल को, it will rebound and again it will come to the same point. ऐसे बॉल गया, टकरा के वापस आ गया. ओके, दिस थिंग इज गिवन टू यू. एंड इको ऑफ अ थर्ड, ठीक है, थर्ड मतलब टकराना, टकराव का ऑफ द बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नियर बाय क्लिफ. तो जैसे ही वो ग्राउंड को हिट किया, अ साउंड वुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना. एंड इट गोज टू द सम क्लिफ, द साउंड गोज टू सम क्लिफ एंड अगेन इट कम्स टू द दैट पर्टिकुलर गर्ल हियर. ठीक है, द इको इज हर्ड एट एक्जैक्टली द सेम मोमेंट व्हेन द बॉल रिटर्न टू द गर्ल. मतलब while it is coming backward, means while it is coming up, at the same time the sound goes and hit the cliff and again it comes to her ear, है ना. तो that means कि जब वो बॉल ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है, उतने टाइम में साउंड उसका टकरा के वापस गर्ल के कानों में आ रहा है. तो इतना आपको गिवन है. द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द गर्ल इज क्लोज टू. जी इज ऑल्सो गिवन. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो गिवन टू यू. टेल मी नाउ सर. चेष्टा हैज गॉट 350 मीटर. ठीक है, सो लेट अस सी. क्लिफ 350 मीटर पे है. यू आर सेइंग दिस पर्टिकुलर आंसर. दैट मीन्स यू आर सेइंग 1. एंड व्हाट अबाउट रिशित? I hope question is clear to everyone. Question में clarity तो कोई दिक्कत तो नहीं है. It falls and again it rebounds with the same speed, so it will again come back. At the same time it goes. इसका sound अगर आता है, ठीक है, sound गया, sound वापस आया टकरा के cliff से. ठीक है, तो बताओ cliff का distance कितना है. आप vertical distance ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. टकरा के आया, कोई एक बहुत दूर होगा, है ना, टकरा के इसके पास आ गया वापस, सुन लिया इसने. सो द मोमेंट इट हिट द ग्राउंड, सो द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड. तो साउंड गया एट द सेम टाइम एंड व्हाइल इट इज कमिंग अप, जितनी देर में ये ऊपर आया, सो दिस साउंड विल गो टू एन ऑब्स्टिकल एंड अगेन इट विल कम बैक. सो दिस इज कॉल्ड इको. ओके, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस कितना होगा, जाना और आने का डिस्टेंस, लेट इट बी डी. तो ये डी क्या होगा. ऋषित का भी आ गया. ठीक है, शुभम इज ऑल्सो सेइंग 1. ठीक है भाई. एंड व्हाट अबाउट अभिषेक? यू आर नॉट सॉल्विंग इट. शुभम नहीं आ रहा. ये शुभम. ओके ठीक है, शुभम ने भी दे दिया. ठीक है, सो जल्दी देखो. इफ इट इज रिबाउंडिंग इलास्टिकली, तो जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम वापस ऊपर जाने में लगेगा, है ना. तो कितने हाइट से गिर रहा है भाई, 20 मीटर.
ठीक है, तो नीचे आने का टाइम निकाल लो. This 20 meter is equal to ut plus half at square, because initial velocity is 0, so you will be getting equation s equal to ut plus half at square. Putting this value in this second equation of motion, what you will be getting? Height is 20 meter, initial velocity was 0 because it was dropped. So u into t plus half, acceleration due to gravity is g into t square. So जल्दी से find out करो. So 20 is equal to 5t square, तो 5 4 तो टाइम इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड. सो दैट मीन्स कि 2 सेकेंड लगता है उसको फॉल करने में. आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि इसको 2 सेकेंड लगता है फॉल करने में, तो उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा, क्योंकि इट इज दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. तो जितने वेलोसिटी से हिट किया उतने वेलोसिटी से रिबाउंड भी करेगा. अगेन इट विल कम टू द रीच द सेम पॉइंट, सो दैट मीन्स इट विल हैव सेम टाइम. ठीक है, तो टाइम 2 सेकेंड लगा ऊपर आने में, है ना. तो उतनी देर में साउंड वुड ऑल्सो हैव हिट, साउंड वुड ऑल्सो हैव कम. तो जाना और आना साउंड का भी 2 सेकेंड ही लगना चाहिए. सो वी ऑलरेडी नो साउंड की स्पीड और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इस साउंड को, 2d मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम टेकन. यही होना चाहिए. ये टाइम ऑलरेडी गिवन है 2 सेकेंड, क्योंकि आने में भी 2 सेकेंड लगता है, तो क्लिप से टकरा के वापस आने में भी 2 सेकेंड लगेगा. सो डिस्टेंस कितना होगा, vs इंटू टी बाय 2 कितना होगा. सो अब तो आ गया होगा आंसर, सबका ही आ गया है. थ्री 350 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 से कैंसिल, ये आ गया. ठीक है, सो बस विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजियर, बहुत इजियर क्वेश्चन है. इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस जहाँ पे आपको लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो उसमें आपको कि कौन सा इक्वेशन फॉर्म करो वही इंपॉर्टेंट है. तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दैट वुड बी गुड फॉर यू. ठीक है, सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. देखो, 4 ग्राफ बिटवीन 1/v plus 1/u are given for a spherical mirror. Which one of them suitably represents convex mirror as part of the new Cartesian sign convention? So the graph of 1/v and 1/u have been given to you, and we also know that कि अगर वो spherical mirror है, और कौन सा mirror है, convex mirror है ना. अगर वो spherical mirror है और convex mirror है, convex mirror में v हमेशा क्या आता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, और u तो हमेशा डिस्टेंस जो आप लेते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हो. उसका जो फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल जो उसका इमेज बनता है वो उसका v पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है. यस ऋषित, बस इतना पता हो जाएगा तो आसान है करना. ओके देखो, वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर का आपको फाइंड आउट करना है ग्राफ, है ना, कौन सा ग्राफ है. वी ऑल्सो नो दैट द मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, है ना. दिस इज मिरर फॉर्मूला. ठीक है, सो शुभम का आ गया आंसर. शुभम इज सिंग सेकेंड. ओके ठीक है, देखते हैं. एंड व्हाट अबाउट चिष्ठा? आपको मैंने हिंट भी दे दिया कि u जब नेगेटिव ही होगा, कॉन्वेक्स मिरर में v का डिस्टेंस जो हमारा इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, तो v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव. यस, बस इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है. देखो ये एक्सप्रेशन ही है. सो 1/v यू कैन टेक इट एज a, 1/v को a ले लो, 1/u को b ले लो, है ना. f को लेट इट बी c, क्योंकि फोकल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो 1/f इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना. सो ये आपका ग्राफ किसका दे रखा होता है? द ग्राफ इज गिवन एज बिटवीन b एंड a. b एंड a का ग्राफ गिवन है, तो वो पूछा है वो क्या होगा. डोंट यू थिंक ये लीनियर होगा?
क्योंकि ए एंड बी का रिलेशन है, ये कांस्टेंट है, तो ये डोंट यू थिंक इनका ग्राफ लीनियर होगा? लीनियर तो सब में ही है ना? अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे होता, सो दिस वुड हैव, इसको मैं सीधा ही गलत कर देता कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसका लीनियर ग्राफ ही होना चाहिए, है ना? तो लीनियर, सो जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर? चेष्टा इज सेइंग सेकंड। बताओ भाई क्या होगा आंसर? चेष्टा का आ गया है सेकंड। चेष्टा थोड़ा सा विजुलाइजेशन करो, ठीक है? आपने u हमेशा नेगेटिव लिया है, विच इज गुड, ठीक है? u नेगेटिव लिया है एंड v हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी को बताओ क्या आएगा? ये ग्राफ होगा क्या? ये ग्राफ होगा क्या? एंड ये ग्राफ हो सकता है क्या? ओके, इतना तो क्लियर है कि u नेगेटिव होगा, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपने, कॉनकेव मिरर रखा है आपने, जो u डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है? तो कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? एक तो सेकंड और दूसरा फोर्थ, तो ये दोनों नहीं होंगे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला और ये वाला। this graph is not possible and this graph is also not possible, so we'll visualize ki whether it is second or third option is correct. So अब second option and third option में देखते हैं हम, u जब नेगेटिव होता है v पॉजिटिव होता है ना? दो की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। u जब नेगेटिव होता है तो v पॉजिटिव, तो देखते ही हम सीधा कर सकते हैं सेकंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो लीनियर, जो कि आपको ऑलरेडी है। अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से भी गिवन होता, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज इट कैनॉट बी कर्व, कर्व ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है? सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करो ये वाला क्वेश्चन। An object is placed at a point A in front of a convex lens of focal length f. एक ऑब्जेक्ट है A which is placed in front of a convex lens. जल्दी से डायग्राम फॉर्म करो। लेट की ये फोकल पॉइंट है, ओके। अब देखते हैं A in front of a convex lens of focal length small f. Its real inverted and magnified image is formed behind the lens. मतलब इस तरह फॉर्म हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मतलब वो C एंड F के बीच में होगा, C एंड F के बीच में, तभी इसका इमेज बनता है बियॉन्ड C। यहां कहीं बना होगा, बोलो। सो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन C एंड F। ये इसका A पॉइंट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बोलो चेष्टा। When the object is brought closer to the lens, लेंस के और पास लेके आते हैं, and placed at a distance b, a virtual and erect, आप b पे ला रहे हो तो इसका मतलब फोकल लेंथ, you are placing the object between f and ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में प्लेस कर रहे हो b को। I hope this thing is also clear। मैग्निफाइड इमेज मिल रहा है एंड द सेम मैग्निफिकेशन हो रहा है, दोनों का मैग्निफिकेशन जितना इसका था, इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसका मैग्निफिकेशन और इसका मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम है। बिफोर इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेट एफ बी द फोकस ऑफ द लेंस इन फ्रंट ऑफ इट, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट? नाउ टेल मी क्या करेक्ट है, ए एफ डिस्टेंस और एफ बी डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं क्या, या ए एफ डिस्टेंस एफ के बराबर है, या ए एफ डिस्टेंस माइनस बी एफ डिस्टेंस एफ है, क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके बताओ। यस ऋषित, शुभम,
करो, सॉल्व करो. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम सॉल्व करने में. मी बताओ क्या आंसर आएगा. आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना. तो आप सीधा विजुलाइज करो. मान लो इस पॉइंट पे है, सो लेट की ये डिस्टेंस लेट इट बी x2, लेट इट बी ये डिस्टेंस लेट इट बी x1 ले लेते हैं हम, कुछ भी x1 x2, है ना. आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. द मैग्निफिकेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डोंट यू थिंक इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. डोंट यू थिंक इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव एंड इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव. तो वी ऑलरेडी नो मिरर का लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है. इट इज इक्वल टू f बाय f प्लस u. ये होता है, बताओ. मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ एज वेल एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाइक दिस. आई होप दिस थिंग ये क्लियर क्लैरिटी है किसी को. यस चेष्टा. सर ये फॉर्मूला मैंने कभी किया नहीं है, बट आई थिंक v बाई की अगर f में वैल्यू डालेंगे तो आ जाना चाहिए. आसानी से आ जाएगा. द टू फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v minus 1 upon u, and magnification is equivalent to plus v by u. Putting the values of these two, eliminate v from here, this expression, you will get this value. ठीक है. तो आपको ये इसको याद भी रखना है. तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ दो चार चीज़. मिरर्स के लिए, मिरर के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Magnification is minus v by u is equal to f by f minus u. This is the formula for magnification as well as मिरर फॉर्मूला. ये मिरर के लिए है. लेंस के लिए क्या होगा भाई. लेंस के लिए आप याद रखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, एंड मैग्निफिकेशन इज प्लस वी बाय यू इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू. तो इस टाइप से छोटे छोटे फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो इसको करने जाओगे तो एटलीस्ट लग जाएगा आपको 15 मिनट, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे पहले, फिर एक्सप्रेशन में पुट करोगे, देन बहुत टाइम लग जाएगा. सो यू डोंट हैव टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना. तो ये सारे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी होने चाहिए याद. ऑलरेडी ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट भी होता है ना, दैट वी ऑलरेडी नो. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. नो लेंस है, ओके. लेंस में प्लस होता है, ये याद रखना है. ये नेगेटिव होता है तो यहाँ लेंस में प्लस, एफ प्लस यू ये रहा. ठीक है. सो जल्दी बताओ. सो ये आया मैग्निफिकेशन इज एफ प्लस एफ बाई यू. तो लेट की ये पहला मैग्निफिकेशन m1 है, ये जो मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है, जो रियल इमेज आया. सो ये कितना होगा, f बाय एफ प्लस डिस्टेंस कितना है, माइनस x2. डोंट यू थिंक, बोलो. एंड बट अबाउट सेकेंड जो बी पोजिशन पे है, तो लेट की उसकी मैग्निफिकेशन m2 है, तो वो कितनी होगी, f बाय एफ प्लस यू. यू कितना है, माइनस ऑफ माइनस x1, यही है. बताओ. कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. यस शुभम, चेष्टा, ऋषित,
एंड एवरीवन क्लियर है ये? अब आपको क्या गिवन है, दोनों का मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दिस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड दिस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, है ना? तो मस्ट बी m2 मस्ट बी m1 मस्ट बी माइनस ऑफ m2, ये होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट m1 जो है, जो m1 आ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है ना, या माइनस है m2 के, या m2 इज माइनस ऑफ m1, ये क्लियर है? बताओ, क्योंकि दिस इज यू विल बी गेटिंग रिवर्स इमेज, इन्वर्टेड इमेज हेयर यू विल बी गेटिंग इरेक्ट इमेज, तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, ठीक है? तो ये रिलेशन आ सकता है, तो जल्दी से पुट करो, क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। x1 एंड x2 के टर्म में, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो, यू हैव फर्स्ट इक्वेशन दिस एंड सेकेंड इक्वेशन दिस, बताओ, पुट करो। f प्लस f माइनस x2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f बाय f माइनस x1, सॉल्व करो भाई, f से f कैंसिल, f माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f, तो चलो मैं इसको x1 माइनस f ले लेता हूँ, f उधर जाएगा, ट्वाइस ऑफ f आ जाएगा, x1 प्लस x2, ये आया एक्सप्रेशन, बताओ, ये आ गया, बोलो, है ना? तो ये चलो आ गया, चलो ये चीज हमें गिवन थी, ओके। अब हमें निकालना क्या है, ये एफ माइनस इंटू एफ भी कर रहा है, या ये सब वैल्यू निकालनी है आपको, है ना? तो जल्दी से देखो, पहले एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ कितना था, ऐसे एक्सप्रेशन था ना, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस, और ये ए था, ये एफ पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो एफ कितना है, x1 माइनस एफ, x1 माइनस एफ हो जाएगा फोकल पॉइंट, एफ डिस्टेंस ये वाला, एफ x1 माइनस एफ, व्हाट अबाउट एफ बी, ये कितना डिस्टेंस होगा, कोई बता सकता है, एफ बी, एफ माइनस एक्स, ओके, दिस डिस्टेंस वाज x1, ये पहले वाला x1 था ना, ये वाला, ये वाला, यस चेष्टा, हमने क्या लिया था, x1 डिस्टेंस, दिस वाज a, दिस वाज f एंड दिस वाज b, ये वाला डिस्टेंस कितना लिया था हमने, x1 की x2, ये वाला x1 और ये वाला x2, है ना, ये लिया है। सो जल्दी से पुट करो, एफ कितना हो जाएगा, एफ इस केस में कितना होगा, x2 माइनस एफ, ये आपका फोकल लेंथ है ना, तो एफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस एफ, एफ बी डिस्टेंस हो जाएगा f माइनस x1, f माइनस x1। अब हम पुट कर देते हैं एफ माइनस बी एफ करके देखते हैं कितना होता है, दिस माइनस दिस करते हैं, एफ कितना है, x2 माइनस, सो AF minus FB, I hope this thing is clear to everyone, सिर्फ आपको सिर्फ एक्सप्रेशन में डालना है और कुछ करना नहीं है आप, तो AF minus FB VF is equal to x2 minus F माइनस ऑफ F प्लस x1, तो ये से ये कैंसिल, इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस कितना आ रहा है, x1 प्लस, ओके, ओके, जस्ट मिनट, इसको मिटाते हैं और इस पे यहाँ पे पुट करो वैल्यू ढंग से, ठीक है, वैल्यू पुट करो, x2 माइनस स्मॉल f माइनस,
ऑफ f प्लस x, ठीक है। सो कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ f, यही आ रहा है ना। और x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ f के बराबर। तो माइनस ट्वाइस ऑफ f करेंगे तो क्या आ रहा है, 0। सो AF माइनस FB किसके बराबर होगा, सो AF मस्ट बी इक्वल टू FB, यही आएगा, ठीक है। बताओ ये क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म से करने पड़ रहे हैं आपको, है ना। एंड इन बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा स्टेप से हो गया, ठीक है। आप अच्छी तरह से 1 बाय 1 स्टेप्स लिखना, है ना, एक दो स्टेप्स को मिस मत करना। और बहुत ईजीएस्ट है, कुछ नहीं है, एक दो एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करो कि AF माइनस FB क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, F के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हमें ये भी पता है कि AF जो है x2 माइनस F1 के बराबर है, ठीक है। तो AF जो है FB के बराबर तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से भी देखने से भी पता चल रहा होगा, है ना। और फिर फाइनली दोनों में पुट किया AF माइनस FB, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए, A, ठीक है। बोलो, चलो भाई, ये क्लियर है, बताओ। यस चेष्टा, चलो ठीक है, आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। आई होप कि जितने हमने आज के क्वेश्चंस करे हैं, आपको थोड़ा सा ये इन सब के घर पे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। सो टिल देन what you can do, you can solve the previous year questions. At the same time, we'll be doing previous year question in these sessions also, ठीक है। Next time we'll be doing the questions which is related to your NTSC stage 2 2019 examination pattern based, ठीक है। So हम 2019 pattern based examinations हम करेंगे। I hope ये 2020 के सारे questions clear हो गए, ठीक है। So with this I'll end up today's session.